नमस्कार। अग्रविजन चैनल में आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वदेश, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम बात करते हैं भारत की, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं और उन महान विभूतियों की जिन्होंने देश को किया गौरवान्वित। और आज हम देश के उस राज्य की बात करेंगे जो आज़ादी के 14 साल बाद भी आज़ाद नहीं हुआ। वो राज्य है गोवा। और ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ हैं शिक्षाविद और राजनीति से जुड़े हुए डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग, जिनका एक ही ध्येय है, राष्ट्र प्रथम। डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, गोवा मुक्ति दिवस क्या है? इस देश के इतिहास को अभी तक भी हमने ना तो स्कूलों में ढंग से पढ़ाया, ना कॉलेज वालों को पता, ना आम जनता को पता है। भारत पर अंग्रेज़ों का राज रहा, ये हमें मोटा मोटा बताया गया। कितने साल रहा? 1857 से सीधा 1947, 90 साल, और 101 साल पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ये वो करके। परंतु क्या केवल अंग्रेज़ों का राज था? नहीं, गोवा में पुर्तगाल का राज था। और बम्बई भी कभी दहेज में पुर्तगालियों ने दी थी अंग्रेज़ों को, छोटी थी उस टाइम। गोवा का आपने जिक्र किया, उसके साथ और कौन कौन है? दादर, नगर हवेली, सिलवासा वगैरह, ये भी उन्हीं के हिस्से में थी जब पुर्तगाल के। तो क्यों नहीं 47 में क्यों नहीं लिया गया इसको? क्या फ्रांस का भी कुछ हिस्सों पे जो राज था वो भी इसके विवाद में क्यों लिया गया? इन प्रश्नों का उत्तर ना लोगों ने पूछा, ना इतिहास ने ज़्यादा बताया, ना चर्चा की, क्योंकि अगर उत्तर दिया जाए तो नेहरू जी की छवि गिरती है। गांधी जी को, जिनको हमने राष्ट्रपिता जिस समय घोषित किया, उस समय राष्ट्र का हिस्सा ना सिक्किम थे, ना गोवा था, ना पौंडीचेरी थी। तो क्या उस वाले राष्ट्र अलग है, ये अलग है? कोई नहीं पूछता। गोवा की मुक्ति के लिए, क्योंकि पुर्तगाल का राज्य था, छोटा राज्य था, उस टाइम आबादी 5-6 लाख की थी, इसको मिला के नगर हवेली और ये दादरा वगैरह सब। तो आंदोलन केवल आरएसएस ने किया ढंग से, या लोहिया जी का उसमें समाजवादी थोड़े सक्रिय थे, पर आंदोलन तो होता रहा। उसमें जब थोड़ी गर्मी आई तो पुर्तगालियों ने उसको सख्ती से दबाने की कोशिश की, गोलियां भी चली। जगन्नाथ राव जोशी जनसंघ के वरिष्ठतम नेताओं में थे, उनके पैर में गोली लगी थी, और संघ के बहुत से लोग उसमें शहीद भी हुए थे। 62 के इलेक्शन से पूर्व नेहरू को लगा कि अब ये राइट टाइम है, और पुर्तगाल के लिए भी इतनी दूर कोई शासन चलाना आसान नहीं था। तो थोड़ा सा आंदोलन उग्र हुआ और पुर्तगाली छोड़कर चले गए, क्योंकि जब इतने लोग मर जाएं तो गुस्सा आता। लोग महाराष्ट्र भाषा अधिकांश उसमें है या कोंकण है। गोवा छोटा सा प्रांत होकर भी, और प्रांत तो बहुत बाद में बना, यूनियन टेरिटरी थी, छोटी आबादी है। आबादी अधिकांश जो या तो ईसाई है, ईसाई में भी ब्राह्मणों से कन्वर्टेड ज़्यादा है, ये मराठी भाषी हैं। इसलिए वहाँ की लोकल पार्टी ही वहाँ नेतृत्व देती रही। गोमंतक पार्टी थी गोवा की। अल्टीमेटली वो बिखरा गई। राज मनोहर पर्रिकर के बाद लगातार भाजपा का शासन है, शांत प्रदेश है, टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं। ट्रेडिशनली और कल्चरली वो पुर्तगाल के शासन को स्वीकार उतना नहीं कर पाए थे, करना भी नहीं चाहिए था। इसलिए राष्ट्रवादी हैं। एक ही कॉमन सिविल कोड हो, अभी उत्तराखंड में लागू हुआ, परंतु गोवा में पहले से ही लागू हुआ, ये पुर्तगालियों के टाइम से लागू। तो इसलिए एक प्रोग्रेसिव स्टेट है। आज पूर्ण राज्य का दर्जा उसको मिला हुआ है, और अभी और पूर्ण साक्षर भी है गोवा, क्योंकि जो छोटा राज्य है, पढ़े लिखे लोग हैं। तो अभी जो 2-3 छोटे राज्य घोषित हुए हैं उनमें गोवा भी है, और इधर नॉर्थ ईस्ट का भी एक राज्य भी हुआ है,
गोवा भी हुआ तो अच्छा। 18 जून को ये जो दिवस है, मुक्ति दिवस मनाया जाता है, उसमें क्या कार्यक्रम होते हैं? ऐसे हर वर्ष 18 जून को मनाया जाता है। एक दिन तो तय करना, उनके लिए आज़ादी का दिन हो गया ना जी, गोवा के लिए, और भारत के लिए विलय का दिन हो गया। तो भारत का जो संविधान है वहाँ लागू हो गया और पूरी तरह लागू हो गया। गोवा आज हमारा इंटीग्रल पार्ट है, सांस्कृतिक रूप से पहले भी था। आज वो पॉलिटिकली हमारे देश का एक अच्छा राज्य है, परंतु आज भी इंटीग्रेशन कितनी अच्छी है। हाई कोर्ट महाराष्ट्र के जो है, बॉम्बे हाई कोर्ट जिसे बोलते, वो आज की जुडिक्शन उसकी भी गोवा पर भी है, एक ब्रांच भी वहाँ पर है। और अधिकांश ऑफिसर क्योंकि AGM UT कैडर के हैं, तो दिल्ली के ही, गोवा में जितने अफसर लगे हैं वो दिल्ली कैडर के ही लगते हैं। और शासन व्यवस्था अच्छी है, केंद्र सरकार पूरी तरह वहाँ साथ देती है, डेवलपमेंट के काम में भी बहुत आगे है। अभी एक एयरपोर्ट भी दूसरा नया बन के तैयार हो गया है, शिपयार्ड भी हैं और इंडस्ट्री भी लोहे की अच्छी खासी है वहाँ। तो एक अच्छा राज्य है, इसका भविष्य और सुनहरा है। पर्यटन के लिए लोग जाना चाहते हैं वहाँ सबसे पे। ज़्यादा पर्यटन का ही है, इसलिए फिल्म फेस्टिवल परमानेंट डेस्टिनेशन गोवा ही है। तो कई चीज़ों में गोवा ने आगे लीड ली। और मनोहर पर्रिकर ने एक वहाँ बहुत IITian थे, पढ़े लिखे थे, तो रक्षा मंत्री के रूप में भी छाप छोड़ी और अपनी सादगी ईमानदारी की गोवा के लोग भी मिसाल देते हैं। आपने कहा कि उसको गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला हुआ है। ये पूर्ण राज्य का दर्जा और विशेष राज्य का दर्जा, वो क्या होता है? विशेष राज्य का दर्जा डेवलपमेंट किसी में ज़्यादा कम हो तो उसकी मांग करते हैं लोग, जैसे बिहार के लोग करते हैं। या तेलंगाना और आंध्रा अलग हुए तो अच्छे वाला हिस्सा तेलंगाना में चला गया, और जो आंध्रा ओरिजिनल था उसके हिस्से में बड़े शहर या बड़े प्रोजेक्ट नहीं रहे। तो विशेष राज्य का दर्जा लेके विशेष सहायता मांगना ताकि डेवलपमेंट फास्ट हो जाए। तो और मोदी जी ने दिया है इसमें आंध्रा में, नई राजधानी बनना काम शुरू हो गया, नई नई सब चीज़ें बन रही है। और इस बार का योग दिवस भी वहीं पर होगा, क्योंकि हैदराबाद इतना बड़ा शहर बन गया कि तेलंगाना उसके साथ चला गया। तो आंध्रा की अब अलग से राजधानी भी बन रही है और पोर्ट सिटी हैं, खनिज बहुत हैं, तो आगे बढ़ेगा। बिहार भी विशेष दर्जा मांग रहा है। विशेष दर्जा नाम ना दे के, परंतु इतना फाइनेंस और फंडिंग ज़्यादा कर दी है कि बिहार के लोग जितने उम्मीद करते थे उससे ज़्यादा मिल रहा है उनको। इसीलिए वहाँ एयरपोर्ट भी आ रहे हैं, 3-4 नए यूनिवर्सिटीज़ भी आ रही हैं, मेडिकल कॉलेज, IIT जो हर राज्य को मिलनी चाहिए मिल रही हैं। और मोदी जी के टाइम में तो फंड्स की तो कोई कमी ही नहीं है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। विशेष राज्य का दर्जा और पूर्ण राज्य का दर्जा, इसके बारे में हमने आपको बताया, और राज्यों का इस सेंटर के साथ तालमेल कितना लोगों के लिए लाभकारी हो सकता है, ऐसे और विषयों के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।